स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर स्टडी गाइड चैनल, जहां पर मैं आपको आपके स्टडीज के लिए गाइड करती हूँ। तो हम क्लास 12th के इकोनॉमिक्स का चैप्टर एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट देख रहे थे, और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इस चैप्टर का सेकंड सेक्शन विच डिस्कसेस द स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट। साथ ही साथ आज हम इस चैप्टर का थर्ड सेक्शन भी देखेंगे which deals with the steps and strategies to achieve sustainable development, and you will get to know what is sustainable development, what are the strategies and steps we should follow to achieve the sustainable development. Okay, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट, यानी कि इंडिया के एनवायरमेंट का क्या स्टेट है, व्हाट इज द रियलिटी। तो एज यू ऑल नो कि इंडिया हैज अबेंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज, कि इंडिया के पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। यहाँ पर माउंटेन्स भी हैं, यहाँ पर प्लेन्स भी हैं, यहाँ पर डेक्कन प्लेट्यूज भी है, ब्लैक सॉइल भी है, ठीक है, मिनरल्स है, फॉरेस्ट है, थाउजेंड्स ऑफ रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज आर देयर। ये सारी चीजें आप अपने छोटे क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और आपने अपनी ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा क्लास 10th या 11th में, कि इंडिया के पास क्या रिसोर्सेज है और कैसी कैसी चीजें क्या चीजें हैं यहाँ पर। ओके, सो आज हम बात कर रहे हैं कि हमारे फैक्ट्स क्या है। तो फैक्ट्स ये है कि इंडिया अलोन अकाउंट फॉर नियरली 20% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल आयरन ओर रिजर्व्स, यानी वर्ल्ड के 20% आयरन और रिजर्व्स कहाँ पर है, इंडिया में। जैसे कि हो गया आपका बॉक्साइट, कॉपर, क्रोमेट, डायमंड, गोल्ड, लीड, लिग्नाइट, मैग्नीज, जिंक, यूरेनियम, ये सारी चीजें हमारी कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में अवेलेबल है। ओके, बट एयर पोल्यूशन, वाटर कंटामिनेशन, सॉइल इरोजन, डिफॉरेस्टेशन, वाइल्ड लाइफ एक्सटेंशन, ये सारी ऐसी एनवायरमेंटल कंसर्न्स है इंडिया के लिए, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, सॉइल इरोजन, डिफॉरेस्टेशन, बहुत सारे हमारे वाइल्ड लाइफ, हमारा बायोडाइवर्सिटी लॉस इतना ज्यादा हो चुका है अब कि बहुत सारे एनिमल्स और स्पीशीज जो हमारी कंट्री में फ्लोरा एंड फोना है वो या तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं या वो एंडेंजर्ड है, ठीक है, एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है। द प्रायोरिटी इश्यूज आइडेंटिफाइड आर, क्या क्या इश्यूज प्रायोरिटी इश्यूज हैं हमारे एनवायरमेंट से रिलेटेड। लैंड डिग्रेडेशन इज देयर, क्या होता है, लैंड का डिग्रेड होना, खराब होना। बायोडाइवर्सिटी लॉस, एयर पोल्यूशन विद स्पेशल रेफरेंस टू व्हीकलर पोल्यूशन, व्हीकल की वजह से अर्बन सिटीज में बहुत सारा एयर पोल्यूशन हो रहा है। एज यू कैन सी, दिल्ली जो है वो वर्ल्ड की सेकेंड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है। ओके, मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर का कोई मैनेजमेंट नहीं है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, हमारा वेस्ट मैनेजमेंट बहुत ही बेकार है, ठीक है। हम नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजों को भी डंप कर देते हैं जो कभी भी हमारी डिग्रेड ही नहीं होती है, ठीक है। लैंड इन इंडिया सफर्स फॉर वेरिंग डिग्रीज एंड टाइप्स ऑफ डिग्रेडेशन स्टेमिंग मेनली फ्रॉम अनस्टेबल यूज एंड इनएप्रोप्रिएट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत इनएप्रोप्रिएट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर देयर इन इंडिया, ठीक है। इसलिए ये रीजन है कि जो लैंड है हमारी कंट्री में वो डिग्रेड होती जा रही है, क्योंकि प्रॉपर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस नहीं फॉलो करते हैं। ये सारे हमारी प्रॉब्लम्स हैं इंडिया के एनवायरनमेंट पे, जो कि बहुत हमारे लिए आगे प्रॉब्लम करने वाली है। बिकॉज हमें एक इसीलिए ऐसे डेवलपमेंट पाथ की जरूरत है। हमें ऐसे डेवलपमेंट करनी होगी जहां पर हमारे एनवायरनमेंट को भी लेकर के चला जाए, ठीक है। नाउ लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, ये आपकी बुक में बहुत ही डिटेल में थोड़ा बताया हुआ है, तो ये आपको जानना भी बहुत जरूरी है। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द लैंड डिग्रेडेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, लैंड डिग्रेडेशन रिफर्स टू अ डिक्लाइन इन द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ सॉइल, की क्वालिटी, सॉइल की क्वालिटी में डिक्लाइन होना, वाटर की, वेजिटेशन कंडीशंस की, क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से, विच इज मेनली कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। और लैंड डिग्रेड कैसे होती है, बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स जिनकी वजह से लैंड डिग्रेड होती है। पहला आपका है रीजन यहाँ पर, लॉस ऑफ वेजिटेशन अकरिंग ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि हम लोग अब जंगल ही जंगल काट देते हैं, पेड़ ही पेड़ काट देते हैं, तो सॉइल जो है, पेड़ की वजह से सॉइल होल्ड नहीं होती है, जिसकी वजह से वेजिटेशन, वहां का जो, एक तो फॉरेस्ट अगर आप काट दोगे तो वहां के जो भी एनिमल्स होंगे, बर्ड्स होंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे। फॉरेस्ट फायर्स एंड ओवरग्रेजिंग होने की वजह से, या फॉरेस्ट फायर्स जो कि बहुत ही एक मेन प्रॉब्लम हो चुका है। हम जहां देखते हैं जंगलों में बहुत जल्दी आग लग जाती है, हमने बहुत सारे केसेस भी देखे अपनी पिछले टाइम्स में, ठीक है। इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन, बिकॉज क्रॉप रोटेट नहीं करते लोग, क्या करते हैं, एक फसल उगाते हैं और उसी को उगाते चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्रॉप रोटेशन नहीं होती है।
फोर्थ पॉइंट इज एनरोचमेंट इनटू फॉरेस्ट लैंड्स, क्योंकि फॉरेस्ट की लैंड जो है अब वो लोग हटाते जा रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, लोग कल्टीवेशन शिफ्ट कर रहे हैं। इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एग्रोकेमिकल सच एज फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, क्योंकि फर्टिलाइजर्स और ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से लोग फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स इतना यूज करने लगे हैं लैंड पे कि लैंड इनफर्टाइल हो जाती है, ठीक है। इम्प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इरिगेशन सिस्टम्स, इनकी वजह से भी हमारी लैंड जो है वो डिग्रेड हो रही है। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर आपके एग्जाम में लैंड डिग्रेडेशन से रिलेटेड कुछ भी आता है, यू हैव टू एक्सप्लेन दीज पॉइंट्स टू गेट फुल मार्क्स। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है सेंट्रल बोर्ड एट नेशनल लेवल। अब ये क्या चीज है, देखो, क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज हो रहे थे, जैसे कि एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक सेटअप किया, ठीक है, इन 1974। ये डाटा आप याद रखेंगे बिकॉज आपकी एनसीईआरटी में ये गिवन है, सो यू हैव टू लर्न दिस डाटा कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या है और उसको कब स्टेब्लिश किया गया, और व्हाट इज द सेंट्रल बोर्ड, क्या उसकी फंक्शंस हैं, क्या उसकी एडवाइस है, ठीक है, एट द नेशनल लेवल। वो पॉइंट्स आप कुछ लर्न करेंगे। यहाँ इतने पॉइंट्स लर्न करने की जरूरत नहीं है, बट आप एटलीस्ट 6 to 7 पॉइंट्स अपने माइंड में रखेंगे, सो दैट इवन अगर आपके एग्जाम में आता है तो यू कैन आंसर इजिली। First is advise the central government on any matter concerning prevention and control of water and air pollution and improvement of quality of air, कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करना कि कौन से मैटर्स पर, फॉर हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल वाटर एंड एयर पोल्यूशन, हाउ वी कैन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर, इन सारी चीजों पर, इन सारे मैटर्स पर सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस कौन करेगा, सेंट्रल बोर्ड, ओके, जो हमने बताया आपको सीबीसीपी, ठीक है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। प्लान एंड कॉस्ट टू बी एग्जीक्यूटेड अ नेशन वाइड प्रोग्राम, नेशन वाइड प्रोग्राम को प्लान करना, व्हाट इज उसको एग्जीक्यूट करना for prevention and control of water and air pollution, coordinate the activities of state board and resolve disputes among them, जो भी स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट करना और जो भी उनके बीच में झगड़े होंगे, क्योंकि क्या होता है, आप देखो वाटर बॉडीज को लेकर के भी झगड़े होते हैं, रिवर्स को लेकर भी स्टेट और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं, उन सारी चीजों को रिजॉल्व करना कौन करेगा, यही करेंगे। Provide technical assistance and guidance to the state boards, carry out sponsor investigations, और ये सारे पॉइंट्स ऐसे ही हैं, आप इन्हें एक बार पढ़ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। मैंने बहुत ही सिंपल पॉइंट्स में आपके लिए यहाँ पर नोट्स क्रिएट कर दिए हैं। ओके, सो वी हैव सीन द स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट, हमने ये तो देख लिया क्या है स्टेट, तो हम सेकेंड सेक्शन जो है इस चैप्टर का, दैट इज स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट, वो यहाँ पे कवर करते हैं। नाउ द थर्ड सेक्शन विच डील्स विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, की सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। तो सस्टेनेबल development is basically the process of development which meet the needs of present needs, focus these word, needs of present generation without reducing the ability of future generation to meet their own needs। क्या मतलब है इसका, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है डेवलपमेंट का जो कि हमारी प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को भी पूरा करे और हमारी फ्यूचर जनरेशन की नीड भी कम ना पड़े। इट मीन्स कि अगर हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, तो फॉसिल फ्यूल जो होते हैं वो ऐसे रिसोर्स होते हैं जो कि बहुत साल साल बाद जनरेट होते हैं, ठीक है, उनको जनरेट होने में बहुत साल लगते हैं। और अगर हम सपोज पेट्रोल ही है, अगर हम पूरा पेट्रोल अभी अपनी इस जनरेशन में ही खत्म कर देंगे तो हमारी फ्यूचर जनरेशन कैसे रहेगी, हाउ दे विल फुलफिल देयर नीड्स। तो इसीलिए एक ऐसा प्रोसेस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हमारी डेवलपमेंट कैसे हो, कि हमारी डेवलपमेंट ऐसे हो कि हम अपनी आज की नीड्स को पूरा कर ले और कल की फ्यूचर जनरेशन की नीड्स भी पूरी हो जाए, उनके लिए भी कुछ ऐसा कम ना पड़े। सो बेसिकली ये डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट विच मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट रिड्यूसिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। आई होप कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, बिकॉज ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, इसे जानना, लर्न करना। ये कॉन्सेप्ट लेकर के कौन आया, ये भी आपको याद रखना है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। इसके ऊपर इन्होंने एम्फेसिस किया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसी कॉन्सेप्ट आनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि हमारा आज की जनरेशन को भी ना हमें सफर करना पड़े और ना ही हमारी फ्यूचर जनरेशन सफर करे। तो दो टर्म्स है इसके अंदर, प्रेजेंट नीड्स एंड फ्यूचर जनरेशन। ओके, आई होप कि आपको ये
डेफिनेशन समझ में आ गया होगा. नाउ लेट्स कम ऑन टू द फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. क्या फीचर्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के? फर्स्ट इज सस्टेन्ड राइज इन रियल पर कैपिटा इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर. कि सस्टेन राइज भी हो रियल पर कैपिटा इनकम में, क्योंकि डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट, और हमारी इकोनॉमिक की वेलफेयर भी हो. रैशनल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका रैशनल यूज हो, सो दैट हमारे जो फ्यूचर जनरेशन हो उनको सफर ना करना पड़े. थर्ड पॉइंट इज नो रिडक्शन इन द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स. कि फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी कम ना पड़े उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए. चेक ऑन पोल्यूशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि पोल्यूशन पर चेक रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये मेन फीचर्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के. नाउ how can we achieve the sustainable development? What we need to do to achieve sustainable development? तो हमें क्या क्या करना होगा sustainable development को achieve करने के लिए? The first point is limiting the human population. क्योंकि human population इतना बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से अब जो resources हैं उनकी डिमांड भी बहुत बढ़ती जा रही है, और resources की डिमांड इतनी तेजी से बढ़ रही है जितनी उसकी सप्लाई नहीं है. मैंने बोला फॉसिल फ्यूल्स की डिमांड अब इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि इतनी फॉसिल फ्यूल्स की सप्लाई ही नहीं है. So we need to limit the human population. Second point is technological progress should be input efficient and not input consuming. यानी कि टेक्निक्स में ऐसी प्रोग्रेस होनी चाहिए जो हमारे को इनपुट दे, ना कि हमारा इनपुट कंज्यूम कर ले. ओके. रिन्यूएबल रिसोर्सेज शुड बी एक्सट्रैक्टेड ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस. यानी कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है लाइक फॉसिल फ्यूल्स, अगर हम उन्हें एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो सस्टेनेबल बेसिस पे होना चाहिए. सस्टेनेबल बेसिस मतलब फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कम नहीं होना चाहिए और प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को भी मीट करना चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए. दैट इज द रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन शुड नॉट एक्सीड द रेट ऑफ रीजनरेशन. ये टॉपिक मैंने आपको ऐसे समझा दिया था. ओके. For non-renewable resources, rate of depletion should not exceed the rate of creation of renewable substitutes. Okay. Inefficiencies arising from pollution should be corrected. Okay, these are very simple points. You can learn these points. Okay, now the strategies for sustainable development. What are the strategies that we can use to achieve sustainable development? First one is use of non-conventional sources of energy. As we know कि हमारी कंट्री में हमारी जो पूरी डिमांड है वो थर्मल और हाइड्रो पावर प्लांट से पूरी होती है. लेकिन क्या आपको पता है कि थर्मल पावर प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं. ठीक है. दे एमिट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है और जिसकी वजह से एनवायरनमेंट में बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है. ठीक है. और उससे जो होती है ना, जब थर्मल पावर प्लांट्स चलते हैं तो उनसे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो निकलती ही निकलती है, उसके साथ साथ भी कुछ ऐश भी निकलता है, जिससे कि हमारी वाटर बॉडीज जो होती हैं वो पोल्यूट होती हैं, जिससे कि हमारे जो एनवायरनमेंट है वो पोल्यूट होता है. तो इस वजह से हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे शिफ्ट करना चाहिए. नॉन कन्वेंशनल मतलब हमें सोलर रेज का यूज करना चाहिए, हमें विंड पावर का यूज करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ये चीजें हमारी कंट्री में ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. वी हैव सोलर रेज, है ना. हमारी कंट्री में धूप प्रॉपर अवेलेबल है. हमारी कंट्री कोई पोलर कंट्री नहीं है जहां पर धूप नहीं आती है, जहां पर ठंड है. हमारी कंट्री पे विंड पावर प्रॉपरली अवेलेबल है. तो वी शुड शिफ्ट टू नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी सो दैट वी कैन अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. Okay. Now second point is use of cleaner fuels. हमें clean fuels use करने चाहिए like LPG, गोबर गैस in rural areas and CNG in urban areas. Okay. ये मैंने आपको पॉइंट बिल्कुल बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है कि जो क्या होता है गांव में अभी भी लोग काव डंग जो होता है या डंग केक जो होते हैं, जो गोबर पे खाना, गोबर के जो उपले बनते हैं उन पे खाना बनाते हैं, जिनकी वजह से वहाँ एनवायरमेंट एयर पोल्यूशन ही नहीं होता, डिफॉरेस्टेशन भी होता है. क्योंकि लकड़ियां काटेंगे आप, उससे खाना बनाओगे, जो हम कुछ लोग वुड से भी बनाते हैं, तो उसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन भी बहुत होगा और आपका ग्रीन कवर जो होगा वो कम होगा. वेस्टेज ऑफ केटल ड्यूरिंग एंड एयर पोल्यूशन होगा. ये सारी चीजें होंगी. ठीक है. तो इसकी वजह से हमें क्या यूज करना चाहिए? वी शुड यूज एलपीजी. ठीक है. गोबर गैस प्लांट्स बीइंग प्रोवाइडेड थ्रू इजी लोन्स एंड सब्सिडीज. जो गोबर गैस प्लांट्स होते हैं वो अगर हमें इजीली प्रोवाइड होंगे तो वो हमें यूज करना चाहिए. ठीक है. बिकॉज इट इज अ क्लीन फ्यूल और इससे क्या होता है, हाउस होल्ड का पॉल्यूशन, हाउस होल्ड के थ्रू पॉल्यूशन होता है वो भी कम होगा. सीएनजी यूज होनी चाहिए अर्बन एरियाज में, जैसे कि दिल्ली में अब सीएनजी काफी ज्यादा प्रमोट हो रहा है और भी हमारी कंट्री में ऑल ओवर इंडिया सीएनजी प्रमोट हो रहा है. ठीक है. नाउ यूज ऑफ सोलर एनर्जी एंड विंड पावर, ये मैंने आपको समझा ही दिया कि जहां पर
विंड की स्पीड अच्छी है, लाइक इन राजस्थान, वहां पे विंड मिल्स प्रोवाइड होने चाहिए, विंड मिल सेटअप करनी चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है, जहां पर आपके सोलर एनर्जीज अच्छी आती हैं, सोलर रेज अच्छी आती है, वहां पर आपको सोलर एनर्जी का यूज करना चाहिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज सोलर शिफ्ट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स या केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं तो इसकी वजह से हमारी लैंड जो होती है वो डिग्रेड होती है, ठीक है। तो इसलिए हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट करना चाहिए। वी शुड रिसाइकल द वेस्ट, 3 R's, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आपको पब्लिक मोड यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ गोइंग विद अ प्राइवेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। Traditional knowledge and practices, we should follow traditional knowledge and practices. We should establish mini hydel plants. We should biopest control, we should control biopest. Biopest क्या होता है, जो खेत में हम केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं जिसकी वजह से खेत डिग्रेड होते हैं, इनफर्टाइल लैंड हो जाती है, तो उसकी बजाय हमें ऐसे प्रैक्टिसेस यूज करनी चाहिए। सपोज हमें नीम, जो हमारा एक ट्रेडिशनल वे है, उसे यूज करना चाहिए, या ऐसी कुछ टेक्नोलॉजीज आनी चाहिए जिसमें वो सारी चीजें हो जिससे हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स या केमिकल पेस्टिसाइड्स नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है। ओके, सो ये सारी चीजें हैं। और एग्जाम्पल आप जो हमारे नेचुरल पेस्टिसाइडर्स होते हैं, जैसे कि हमारे स्नेक हो गए, स्नेक आर बेसिकली दे प्रे अपॉन रैट और माइस, अगर हमारे खेत में लग जाते हैं तो वो उनको कंट्रोल करते हैं स्नेक, ठीक है। और बहुत सारे टाइप के ऐसे बर्ड्स भी होते हैं जैसे आउल्स और पीकॉक्स होते हैं जो कि पेस्ट्स को हटा देते हैं, ठीक है। अगर ऐसा उनको करने दिया जाएगा एग्रीकल्चर एरियाज में तो वो बहुत सारे पेस्ट हमारे खेत से निकाल सकते हैं और हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ना, बेसिकली वो एक बहुत बड़ा फ्रेज बन चुका है, क्योंकि ये नीड ऑफ द आवर है। अगर हमने अपने डेवलपमेंट के चलते अगर हमने अपने एनवायरनमेंट को इग्नोर किया तो इसके रिप्लिकेशंस बहुत ज्यादा बुरे होंगे। और अभी ऑलरेडी हम एक एनवायरमेंटल क्राइसिस की ओर जा रहे हैं। आप देख रहे हो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। हम लोगों ने अपने डेवलपमेंट के चक्कर में एनवायरमेंट को बहुत अच्छे से इग्नोर कर दिया, जिसकी वजह से अब जो भी ये प्रॉब्लम्स आ रही है, क्लाइमेट चेंज का आ रहा है आपका, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है आपकी जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, आपके ओजोन डिप्लीशन हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये सारी चीजें दे आर ओनली बिकॉज ऑफ अस, जो भी हो रहा है। बिकॉज इसके लिए हमने इतना बड़ा प्राइस पे कर दिया अपने डेवलपमेंट के चक्कर में। अब हमें नीड ऑफ द आवर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें करना ही होगा, अदरवाइज हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ नहीं रहेगा और प्रेजेंट जनरेशन भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बेसिकली एम यही है कि ऐसी डेवलपमेंट को प्रमोट करना जिससे एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स भी कम हो और हमारी प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स भी पूरी हो और फ्यूचर जनरेशन को कंप्रोमाइज भी नहीं करना पड़े। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आती है, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज लाइक माई वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपके लिए ऐसे ही इजी सिंपल वे में चैप्टर्स को एक्सप्लेन करती रहती हूँ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।